वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर आपके जो बाल बड़े थे वो बड़े जल्दी छोटे हो गए। ये बेटा चेंज इज रिक्वायर्ड, समटाइम्स इट इज़ एन इनएविटेबल, अपन उसको रोक नहीं सकते। और मैं वैसे भी थोड़ा बहुत ये करते रहता हूँ चेंज वेंज, इसमें ये बिग डील नहीं है। और फिर ये तो अपने ही खेत का है ना, जब मन में आया तब इसको आप बढ़ा लो टाइम के साथ, जब मन में आया तब इसको घटा लो, तो ये बिग डील नहीं है, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क और IBPS क्लर्क के लिए हमारा जो ये बैच चल रहा है 45 डेज में, इसमें एक चैप्टर हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। मैंने उसको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ को 2 डिफरेंट पीरियड में ख़त्म भी किया था, और फिर उसका मैंने 1 शॉट भी डाला है, एक फुल वीडियो 54 मिनट्स का। एंड आई होप आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। अब हम आज शुरू करने वाले हैं इसमें कौन सा, ब्लड रिलेशन। बट मैं आज टॉपिक शुरू करने से पहले, ब्लड रिलेशन का ये जो टॉपिक है उसको शुरू करने से पहले एक बड़ी छोटी सी लेकिन इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ। और ये बताने से पहले मैं आपको ये श्योर कर देना चाहता हूँ कि मेरी बात अगर आपको ख़राब लगती है तो ख़राब लग जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और बीइंग अ टीचर नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए। मेरे कुछ बच्चे हैं जिनकी 2018, 2017, 16 में वो मेरे से पढ़े हुए बच्चे हैं। इट्स बीन अराउंड 7-8 ईयर्स, और उस टाइम वो अपने 20 के स्टार्टिंग में थे, अब वो 30 के आसपास पहुंचने वाले हैं। उनका किसी का सेकंड लास्ट अटेम्प्ट है, किसी का लास्ट अटेम्प्ट है, एंड स्टिल दे आर ट्राइंग। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बेटा अपने आप को बेवकूफ़ बनाना बंद करिए। आपको अगर ऐसा लगता है कि क्लास में कुछ चीज़ें बहुत अच्छा करके, क्लास में बहुत सारी चीज़ों पे अलग अलग चीज़ों पर डाइवर्सिफिकेशन के साथ ध्यान देके आप अगर रिजल्ट ले लोगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको एक जीता, बहुत ही क्लियर और फ्रैंक लैंग्वेज में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपके सामने एक जीता जाता एग्जाम्पल हूँ। मैं आज रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ 2 सब्जेक्ट में अच्छा हूँ। इट्स अ हार्ड फैक्ट एंड यू शुड एक्सेप्ट दिस, कि अनटिल अनलेस आप मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GS इन चारों में अच्छे नहीं होते हैं, आपका सिलेक्शन दुनिया में कोई नहीं करा सकता। मैं खुद का नहीं करा पाया, मैं आपका क्या करा पाऊँगा। तो मेरे कहने का बेसिक मतलब ये है कि आप ये जो वो कर रहे हो कि इतना टाइम हो गया, नहीं हो पा रहा है, बैंकिंग इज़ रियली टफ, नो। मेरे सामने मेरे बड़े सारे ऐसे बच्चे हैं जो विदिन 6 मंथ, 1 ईयर, 1.5 ईयर्स में बहुत, और इस पे PU में रिजल्ट लेके वो और कहीं ना कहीं बड़ी सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं अपना। सो व्हाट आई वांट टू से यू कि प्रिपरेशन को खींचो मत। आप अपने आप को ये मत समझो कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मैं बहुत लंबे टाइम तक प्रिपरेशन करते रहूँगा, मैं करता रहा हूँ। पंचवर्षीय योजना मत बनाइए इसको। गिव अ हिट ऑफ 6 मंथ, लेकिन वो 6 मंथ सोशल मीडिया से दूर, वो 6 मंथ फ़ोन से दूर, वो 6 मंथ खुद से दूर, गेम्स, ये वो, फैमिली लाइफ सब कट करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ सारी चीज़ें छोड़ दो, लेकिन एक प्रॉपर 8 to 9 आवर्स की स्टडी होनी चाहिए जो टोटली फोकस्ड होनी चाहिए। आप ये कहते हो कि 8 to 9 आवर्स पढ़ रहे हैं, बाकी चीज़ें दूसरी कर रहे हैं। अगर दूसरी चीज़ों का इम्पैक्ट आपके उस स्टडी टाइम पे जा रहा है, आप नहीं पढ़ रहे हो, आप बेवकूफ़ बना रहे हो खुद को, मेरे को, टीचर्स को, फैमिली वाले को, सबको। तो मेरी ये बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मेरी ये बात अगर आपको ख़राब लगती है तो लग जाए, और अगर लगती है ना तो मेरे को गलत साबित करके बताओ ना। अपने आप से एक ज़िद पकड़ो, लो मेरे से चैलेंज लो और करके दिखाओ 6 मंथ में और 9 मंथ में अपने आप को हिट दो, और SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क और रिमेनिंग जो एग्जामिनेशन है उसमें रिजल्ट लेके दिखाओ, तो मैं मानूँ कि हाँ आप कर रहे हो। अनटिल अनलेस मैं यही मानूंगा कि आप नहीं कर रहे हो। बी अ मैन, इट्स नॉट अबाउट बी अ मैन कि आप मस्कुलर बन जाओ, ये गर्ल्स के लिए भी है और ये बॉयज़ के लिए भी है। बी अ मैन इट मीन्स स्ट्रांग बनिए, हार्ड डिसीजन लीजिए, 6 मंथ का भरपूर प्रिपरेशन करिए, समझ रहे। अदरवाइज रोने गाने से कुछ नहीं होता, रोना गाना हमने भी किया है, कुछ नहीं हुआ। एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे थे, उस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, रिमेनिंग, ठीक है। सो आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू पीपल, सजेस्ट करना चाहता हूँ, मैं एडवाइस करना चाहता हूँ कि प्रिपरेशन को थोड़ा सीरियस लीजिए। ये नहीं कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, कर ही रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। चलो आते हैं टॉपिक पे, किस पे, ब्लड रिलेशन। ये मैंने जो आपको एक सीक्वेंस दिया था कि इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में हम टॉपिक को पढ़ेंगे, तो हमने उस सीक्वेंस में टॉपिक स्टार्ट कर लिया, और आज हमारा टॉपिक नंबर 2 ब्लड रिलेशन हम शुरू करने वाले हैं। अच्छा, फर्स्ट सेकंड लेक्चर प्रोबेबली सेकंड लेक्चर में मैं ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि थोड़ा तेज़ चल रहे हैं अपन।
ये जो फर्स्ट लेक्चर है टोटली बेसिक्स पे मैं फोकस करने वाला हूँ। नेक्स्ट जो 30 मिनट हम पढ़ेंगे टोटली बेसिक्स पढ़ेंगे, और कल वाले पे मैं आपको उस पैटर्न तक लेके चलूँगा जहाँ पर SBI PO IBPS क्लर्क के प्री मेंस में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस पैटर्न तक, ठीक है। तो चलिए देखो, सबसे पहले क्या है इस टॉपिक में, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपने रिलेशन की कितनी समझ है, और मुझे भरपूर यकीन है कि रिश्तों की पकड़ आपकी बहुत अच्छी है। चाहे वो रिश्ते जो ऊपर वाले ने, भगवान ने आपको बना के दिया है, चाहे वो रिश्ते जो आप खुद बनाते फिर रहे हो यहाँ पर, दोनों ही रिश्तों में आपकी पकड़ अच्छी है। कई बार हो जाती है दिक्कतें, कुछ रिश्ते जो चाहे हमसे दूर चले जाते हैं और आप उसमें उलझ के अपना प्रिपरेशन ख़राब कर लेते हैं, बट इट्स ओके, इट्स हैपेंस। तो इस ब्लड रिलेशन के टॉपिक में पहले तो रिश्तों की समझ, मैं कुछ कोड यूज़ करने वाला हूँ जो नॉर्मली मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन आई वांट टू से यू कि अगर आपका जो कोड है वो अगर थोड़ा डिफरेंट होता हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपना कोड यूज़ करिएगा, क्योंकि IBPS या SBI हमसे कोड नहीं पूछती, हमसे फाइनल आंसर पूछती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, अच्छा एक पर्टिकुलर रिलेशन के लिए एक मेल और साथ में एक किसका होना ज़रूरी है, एक फीमेल का होना ज़रूरी है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हम मेल से किसको कंसीडर करें, तो बेटा मैं हमेशा मेल किसको कंसीडर करता हूँ, स्क्वायर को, और हमेशा फीमेल किसको कंसीडर करता हूँ, सर्कल को। कई सारे लोग प्लस माइनस, कई सारे लोग डिफरेंट साइन, इट्स ऑल अप टू यू, मैंने दोबारा रिपीट किया। अब बात ये रही कि इन दोनों के बीच में प्राइमरी रिलेशन क्या होगा। तो प्राइमरी रिलेशंस में फर्स्ट मेंटेन कर रहा हूँ इक्वल लाइन, इक्वलिटी मतलब दोनों तरफ बराबर है, और ये मैं रिलेशन कंसीडर करने वाला हूँ किसको, स्पाउस। और प्रोबेबली स्पाउस आप समझ रहे होंगे, मेल होगा तो हस्बैंड और फीमेल होगी तो वाइफ, क्लियर। चलो अब चलते हैं दूसरे पे, दूसरा छोटा सा बना देता हूँ मैं, इधर कोने में छोटा सा बना देता हूँ। आप मुझे बताओ कि क्या दो मेल के बीच में ये साइन, या क्या दो फीमेल के बीच में ये साइन पुट कर सकते हैं। बेसिकली मैंने आपसे क्या पूछ लिया, बेसिकली मैंने आपसे पूछ लिया कि क्या सेम जेंडर में मैरिज सोलेमनाइज कर सकते हैं। आंसर इज यस, इट इज़। सुप्रीम कोर्ट ने लीगली दे दिया है, कर सकते हो, लेकिन क्या चैप्टर के अंदर इसको कंसीडर किया जा रहा है, आंसर है नहीं। तो फिलहाल दो मेल मेंबर के बीच में या दो फीमेल मेंबर के बीच में ये कंसीडर आप नहीं करोगे, मैरिज आपका एक मेल और एक फीमेल, ठीक है। अच्छा अब चलते हैं आगे की तरफ। अब बताओ, अगर मैंने एक फिर से मेल पुट किया और एक क्या पुट कर दिया, फीमेल पुट कर दिया, इनके बीच में दूसरा प्राइम रिलेशन क्या हो सकता है। तो बच्चों इनके बीच में दूसरा प्राइम रिलेशन है, वेट, इनके बीच में दूसरा प्राइम रिलेशन है। पहले तो मैं इसको फीमेल और इसको मेल बना दूं, और अब मैं इसके बीच में जो साइन पुट करने वाला हूँ ना, इसके बीच में मैं साइन पुट करने वाला हूँ सिंगल लाइन। ये सिंगल लाइन से मैंने क्या रिप्रेजेंट किया है, तो बच्चों मैंने इस सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया है एक रिलेशन को जिसको हम क्या बोलते हैं, सिबलिंग्स। सिबलिंग का क्या मतलब, मेल होगा तो ब्रदर और फीमेल होगी तो सिस्टर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमने किसको कंसीडर किया, वो मेल फीमेल, लेकिन डबल लाइन से स्पाउस को। अगर आप स्पाउस को किसी दूसरे कोड से कंसीडर करते हैं इट्स ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन सा कोड यूज़ किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है आंसर फ्रेम होना। और दूसरा मैंने, अब बात ये रही कि क्या मेल और फीमेल में सिबलिंग्स की कंडीशन वैसी पॉसिबल है जैसा मैंने वहाँ पुट किया है। क्या मैं दो मेल के बीच में ये साइन पुट कर सकता हूँ, क्या मैं दो फीमेल के बीच में ये साइन पुट कर सकता हूँ। आंसर इज़ बिग यस, दोनों सिस्टर एंड दोनों ब्रदर। तो ये तो हमने की बेसिक की शुरुआत, और सारे ऐसे रखे रो में रखा। अच्छा अब अगर इस पैटर्न में मैं आपको बोलूँ, ऐसा सपोज कर लो कि मैंने दो मेल पर्सन अगर ये पुट कर दिया, मैंने दो फीमेल पर्सन अगर ये पुट कर दिया, क्या ये वैलिड रिलेशन है। आंसर है यस। तो अगर इस पैटर्न पे हमारे, तो हम सेम जनरेशन में जा रहे हैं। मैंने पहला आपको समझा दिया किसका, स्पाउस का, दूसरा आपको समझा दिया किसका, सिबलिंग्स का। स्पाउस का मतलब क्या हो जाता है, हस्बैंड एंड वाइफ। सिबलिंग्स का मतलब क्या हो जाता है, ब्रदर एंड सिस्टर। स्पाउस में जनरेशन जेंडर हमेशा चेंज होना चाहिए, सिबलिंग्स में जेंडर सेम भी हो, जेंडर चेंज भी हो, तब भी चलता है। अब बात रही इसमें, तो बेटा जैसे ही ये रिलेशन होगा इसका मतलब जनरेशन चेंज हो गया।
अगर ऊपर वाला पर्सन है तो ऊपर ये जो पर्सन है ये क्या हो जाएगा, फादर, और ये क्या हो जाएगा, सन। अगर इसकी बात कर ले तो ये क्या हो जाएगी, मदर, और ये क्या हो जाएगी, डॉटर। ये जनरेशन चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना जरूरी है। वैसे देखो कई सारे नॉर्मली ऑफलाइन क्लास में कई बार तो मैं लिखवाता हूँ कि सन्स सन्स, फादर सन, सिस्टर, ये वो ब्ला ब्ला बहुत सारा, बट आई डोंट थिंक इट इज़ नेसेसरी थिंग। अपन इसको नॉर्मली कंसीडर कर लेते हैं। अब आगे चलते हैं जल्दी से, और मैं आपको बताता हूँ एक ट्री जिसको बोलते हैं फैमिली ट्री। फैमिली ट्री क्या होता है, सपोज कर लो कि आपकी मैंने ये करा दी शादी, किससे, जिसको आप पसंद करते हैं। अगर ये आप हो तो आपके पसंद की, और अगर ये आप हो तो आपके पसंद की। हमने करा दी क्या, शादी। और इसमें मैंने नेम पुट कर दिया, एक को बना दिया ए, एक को बना दिया बी। आई डोंट नो आप ए हो या बी हो, बट जो भी हो कंसीडर कर लो। डन, चलो। अच्छा, अभी इस बी की भी एक सिस्टर और बी का एक ब्रदर। इन द सेम वे इस ए की भी एक सिस्टर और इस ए का भी एक ब्रदर। बहुत ध्यान से देखना, जो भी है इसी में शामिल है फैमिली ट्री में। अगर आपका ये क्लियर हो जाता है, इट मीन्स ये टॉपिक 100% क्लियर हो जाता है। और आज मैं सिर्फ यही बताने वाला हूँ आपको। कल तो अपन क्या करने वाला है, कल अपन करेंगे सिर्फ क्वेश्चन आंसर सॉल्व। ऑल्दो आज भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, बट आज की क्लास मेरी पूरी तरह डेडिकेटेड होगी हमारे उन बच्चों के लिए जो या तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, या जो पढ़ रहे हैं जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या जो पढ़ रहे हैं रिविज़न के लिए। समझ रहे हैं? चलो, अब मुझे ये बताओ इन 6 पर्सन्स में 2 रिलेशन, एक जिसको बोलते हैं सिस्टर इन लॉ, और एक जिसको बोलते हैं क्या, ब्रदर इन लॉ। ब्लड रिलेशन का आज के दिन में एक भी क्वेश्चन ही ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ ना हो। और ये तो इनफैक्ट आपके साथ भी है। अगर आप एक ए हो और आप शादी करते हो तो आप चाहते हो कि सिस्टर इन लॉ हो। आप अगर एक बी हो और आप ए से शादी करते हो तो आप चाहते हो कि सिस्टर इन लॉ ना हो। समझ रहे हो? मतलब ननद, जिसको हिंदी में घर में कोई ऑकवर्ड मत लेना, ऑफेंडेड मत हो जाना, लेकिन इसको लड़ाई का ज़रिया कई बार समझ लिया जाता है। ऑल्दो सी हर ननद को भी तो किसी न किसी घर में बहू बनना है। इट्स ओके, इट हैपेंस। चलो, तो एक तो ये रहा। अब मुझे ये बताएं कि इस 6 पर्सन में किस 2 पर्सन को कनेक्ट करूं तो वो दोनों ही एक दूसरे के ब्रदर इन लॉ हो जाए। द आंसर इज दीज 2 पर्सन्स। कैसे ब्रदर इन लॉ? इसके वाइफ का भाई, इंग्लिश में इज्जत के साथ ब्रदर इन लॉ, और हिंदी में उससे ज़्यादा इज्जत के साथ साला बोल देते हैं इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अच्छा, यहीं से अगर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल लें तो इधर इसके सिस्टर का हस्बैंड ब्रदर इन लॉ, और अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं जीजा, जीजा जी, जीजू, बहनोई, और नौसे भाई, पता नहीं बहुत सारी चीज़ बोलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट है, ये हो गया दोनों तरफ से। ठीक है। अच्छा, क्या और भी कोई ब्रदर इन लॉ है? यस। अगर इस पर्टिकुलर पर्सन की कनेक्टिविटी इससे कर दें, क्या ये भी ब्रदर इन लॉ है? यस, बिल्कुल है। कैसे? तो इस लेडी के हस्बैंड का भाई, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, देवर। तो बेसिकली ये आपके ब्रदर इन लॉ का कन्फिगरेशन है। कितना? 3 हमने मेजर ब्रदर इन लॉ का पार्ट डिकोड कर लिया। क्या सिस्टर इन लॉ भी 3 है? ऑफ कोर्स सिस्टर इन लॉ भी 3 है। पहले तो उस 2 लेडी को चेक करते हैं जो दोनों एक दूसरे की सिस्टर इन लॉ है। देयर शी इज, क्या एक दूसरे की सिस्टर इन लॉ है? अच्छा, अगर इसके तरफ से देखें तो इसके भाई की वाइफ, मतलब भाभी लगेगी, सिस्टर इन लॉ। और अगर इसकी तरफ से देखें इस पैटर्न पे तो भी इसके हस्बैंड की सिस्टर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ननद की कंडीशन। ठीक है, तो आपका ये 2 डिफरेंट कंडीशन हो गया किसमें, सिस्टर इन लॉ में। डन। ओके, अब अपन किस पे चल रहे हैं? मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? नहीं, बिल्कुल करेक्ट बोला है प्रोबेबली। अभी तक अपन सही जा रहे हैं। साली, ननद, यस, इट्स ओके। अच्छा, अब अगर बात करें तो क्या और भी सिस्टर इन लॉ है? तो एक बच्चे इस पर्टिकुलर का इससे अगर रिलेशन मेंटेन कर देते
इसके वाइफ की सिस्टर, जिसको बोलते हैं साली, जिसकी वजह से लोग ससुराल जाना पसंद करते हैं। ऑन सीरियस नोट, ठीक है, चलो ये तो हो गई बात ख़त्म सेम जनरेशन की। अब सपोज कर लो कि मैंने आपसे ये बताया कि बच्चों कुछ टाइम के बाद ये ए और बी को एक होता है बेटा और एक होती है बेटी कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों नहीं, मतलब कुछ ईयर्स के बाद, कुछ सालों के बाद, एक बेटा और एक बेटी, और दे आर सिबलिंग्स। नाउ जस्ट लेट मी नो कि इस पर्टिकुलर फीमेल का इससे क्या रिश्ता होगा, इसका इससे क्या रिश्ता होगा। सो द करेक्ट आंसर इज इसके मम्मी का भाई, जिसको बोलते हैं मामा, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मैटरनल अंकल। अब यही कई सारे बुक में डिटेल्स में लिखा जाता है कि मैटरनल अंकल क्या होता है। आप कहोगे माई मदर्स ब्रदर, अच्छा इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मासी, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आंट, माई मदर्स सिस्टर। ओके, अच्छा इसको क्या बोलेंगे, बेस्ट रिश्ता ऑफ द वर्ल्ड, माई फादर्स ब्रदर अंकल। और इसको क्या बोलेंगे, बेटा ध्यान रखना, इसको आंटी नहीं बोलेंगे, ये क्या हो जाएगा, माई फादर्स सिस्टर, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, बुआ बोल देते हैं। सो दीज आर सम रिलेशंस जो मुझे आपको समझाना था, और ये क्लियर हो जाना चाहिए। समझ आ रही बात। ये मैंने प्रॉपर शेप बना दिया है एज इट इज़। ये पीपीटी पूरे डिटेल्स में मैं आपके लिए डाल दूंगा। कहाँ, मैंने आपको बताया था कि मैं जो पीपीटी डालता हूँ वो मैं, एक तो आप मुझे डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं प्री अड्डा 360, इससे आपको मैं मिल जाऊँगा टेलीग्राम पे। नहीं मिलता आप 9958565527 आप यहाँ सर्च कर लो, मैं यहाँ मिल जाऊँगा आपको। कहाँ, टेलीग्राम पे। आप दोनों में से कहीं भी जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। ये बात हमने कर ली 2 जनरेशन की। अब थोड़ा आगे चलते हैं, नेक्स्ट। सपोज कर लो कि ये ए, और ए ने किससे शादी कर ली थी, बी से। इसका बच्चा एक आ गया था डॉटर सी, और इसका एक सन आ गया था डी, यहाँ पर बी पुट कर दिया दोनों का ये। अच्छा, अब इस ए के भी तो अपने फादर और मदर होंगे। इन द सेम वे इस बी के भी अपने फादर और मदर होंगे। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट दिस। सो लेट मी नो कि इनका क्या रिलेशन होगा। आप सिंपल वे में बोलोगे सर मेरे मम्मी की मम्मी है, तो क्या हो जाएगी, ग्रैंड मदर। कौन सी, मैटरनल साइड से। यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है, कौन सी, मैटरनल साइड से अपन क्या बोलते हैं, ग्रैंड मदर। अच्छा, इन दोनों का क्या रिलेशन है। आप बोलोगे सर मेरे मम्मी के पापा है, ये क्या हो जाएगा, ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर। बेटा इतने बेसिक्स में बता रहा हूँ मैं, इतने सिंप्लीफाइड वे में कोशिश कर रहा हूँ बताने का आपकी, ताकि ये आपके दिमाग से रिलेशनशिप वाला जो भूत है कि मेरे से तो क्लियर ही नहीं हो रहा, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा, बुआ क्या हो जाती है, चाचू क्या हो जाता है, ये क्लियर हो जाए हमेशा के लिए। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। ये क्या है, आप फिर से बोलोगे सर मेरे पापा के पापा है क्या, ग्रैंड पेरेंट्स, कौन सा, पैटर्नल। और अगर इनकी बात कर लूँ तो क्या है, आप बोलोगे मेरे पापा की मम्मी है क्या है, पैटर्नल। तो ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको ये 3 जनरेशन जो हमने सबसे पहले देखा, इसमें फर्स्ट जनरेशन की बात कर ली सेम, उसके बाद हमने यहाँ बात कर ली जिसमें मैंने कोई कितने जनरेशन बात कर ली, 2 जनरेशन, और उसके बाद मैं यहाँ पर आ गया कितने जनरेशन की बात कर ली, 3rd जनरेशन। इसमें ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड सन की इम्पॉर्टेंट आप ध्यान रखिएगा। अगर बात की जाती है किसकी, ग्रैंड पेरेंट्स की, तो कई सारे क्वेश्चन में डायरेक्टली ग्रैंड पेरेंट्स है। इट शुड बी प्रेटी क्लियर कि वो कैसा है। एक तो होता है मैटरनल और एक क्या होता है, पैटर्नल। अगर पैटर्नल की बात करें तो किसके साइड का हो जाएगा, फादर के साइड का। और अगर मैटरनल की बात करें तो किसके साइड का हो जाएगा, मदर के साइड का। दैट्स इट, डन। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अच्छा, क्या हिंदी में, बेटा हिंदी में भी क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि हिंदी में दादा लिख देगा, नाना दादी या नानी, नहीं, वहाँ पर भी लिख देते हैं, हिंदी में ऐसा लिख देगा, ऐसा लिख देगा पैटर्नल, ऐसा पैटर्नल, ग्रैंडफादर,
लो फंस गए, अटक गए। तो आपको हिंदी में भी इंग्लिश के कुछ वर्ड सिंपल है, ये आपको पता है, इन सबको याद रखना पड़ेगा। तो बेसिक ये आपका था किस चीज़ से रिलेटेड, ब्लड रिलेशन का बेसिक्स। अब बात रही कि इसमें पूछा क्या जाता है। मैंने इतनी सारी चीज़ें बता दी, इन सारी चीज़ों का यूज़ कहाँ करेंगे। अब पहुँचे अपन इम्पॉर्टेंट चीज़ पर। किस पे पहुँच गए? इम्पॉर्टेंट चीज़ पे। तो समझो, आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है, जिसको बोलते हैं क्या, पॉइंटिंग और इंडिकेटिंग। ठीक है, जो बैंकिंग में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। ये प्रॉपर सेगमेंट है किसका, एसएससी में। लेकिन बैंकिंग का 2 क्वेश्चन मैं आज ही इसको समझा के क्लियर कर दूंगा, ताकि कल जो है प्रॉपरली बैंकिंग पे अपन पढ़ लें। अच्छा, दूसरा क्या होता है? दूसरा हो जाता है पैसेज बेस्ड। और अब अपन एंटर कर लेंगे यहाँ पर किस पे, पैसेज बेस्ड। और अब हमने एंट्री कर ली किस में, बैंकिंग वाले में। और तीसरा क्या हो जाता है, कोडेड। ये इंपॉर्टेंट। अच्छा, चौथा ब्लड रिलेशन का एक और पार्ट है, उसमें आपको ब्लड रिलेशन के साथ किसको ऐड कर दिया था, सिटिंग अरेंजमेंट। लेकिन मैं ये आपको तब पढ़ाऊंगा जब आपको पहले सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ा दूंगा। तो हमें बेसिकली बैंकिंग के लिए इन दोनों पे फोकस करना है। बट कई बार ये पूछा जाता रहा, सी लेटली लास्ट 2-3 ईयर्स में क्वेश्चन नहीं देखने को मिला, लेकिन ऐसा भी नहीं बोल दिया है कि सब सिलेबस से हटा दिया है हमने। तो आप उसको एक नज़र देख लीजिए, अभी अभी मैं नेक्स्ट 5 मिनट में उसको क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, हमें बेसिकली ये पैसेज बेस्ड और कोडेड पढ़ना है, जिसकी कल प्रॉपर धमाकेदार शानदार 1 घंटे की क्लास अपन करने वाले हैं। देन चलो, तो अब इसमें पैसेज बेस्ड में क्या है, पॉइंटिंग में क्या है, ये समझ लीजिए। पॉइंटिंग में देखो, सपोज कर लो कि मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया। लिखा कैसा, ए या अ मैन इंडिकेटिंग टूवर्ड्स अ वुमेन। ठीक है, एक आदमी एक औरत की तरफ इशारा नहीं, संकेत करते हुए, इशारा नहीं, इशारा इज़ नॉट द गुड वर्ड टू यूज, हालांकि मतलब वही है लेकिन थोड़ा अलग फीलिंग आ जाता है। तो क्या, मैन इंडिकेटिंग टुवर्ड्स अ वुमेन, एक जो मेल पर्सन है वो एक फीमेल की तरफ संकेत करते हुए कह रहा है। क्या कह रहा है? ऐसा कह रहा है शी इज द डॉटर ऑफ my father's only son-in-laws. Is everything okay? Sir? Is everything okay? Yes, sir. It's dinner time. Yes, sir. Okay, then go enjoy. Yes, sir. Yes. I wanted to come and remind you that it's dinner time. By the time, within 5 minutes, I'm going to wind up this class. So, my father's only son-in-laws, और बढ़ा दे क्या? Son-in-laws daughter. चलो ये कर दिया, ऐसा मैंने कुछ मेंशन कर दिया। देखो, इसको 2 पैटर्न से सॉल्व कर सकते हो, हंसते खेलते बड़ी सिंपल वे में आप इसको ट्राई कर सकते हो। पहला तो ये कि जब इंडिकेटिंग फॉर्मेट का क्वेश्चन पूछा जाए तो जो माई है, मतलब जो बोलने वाला पर्सन है, उसकी पोजीशन पर हमेशा खुद को पुट कर लीजिए। हिंदी में बहुत सिंपल हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है। लेकिन क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इतना इजी पूछा जाएगा? आंसर है नहीं। तो हमें क्या समझने की ज़रूरत है? तो बच्चों, हमें समझने की ज़रूरत है वो पैटर्न, वो फंडा, जिससे इजी क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए और मुश्किल क्वेश्चन भी। ठीक है, तो चलो क्या करेंगे, मैं इसमें आपको छोटे छोटे स्टेप्स बता देता हूँ बहुत सिंपल वे में। सपोज कर लो हमने बात कर ली स्टेप 1 की। स्टेप 1 में आप चूज़ करो हु इज स्पीकिंग। सॉरी, वेदर का इम्पैक्ट है थोड़ा। क्या चूज करोगे? हु इज स्पीकिंग। फास्ट में कौन बोल रहा है? अ मैन इंडिकेटिंग टुवर्ड्स अ वुमेन एंड सेज, और ये एंड क्या है?
एंड सेज, और कहता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने देख लिया कि स्पीकर कौन है, मैन है। देन चलो स्टेप 2 में आप क्या करोगे। स्टेप 2 में आपको करना बहुत सिंपल पैटर्न बता रहा हूँ, बहुत ईजिली बता भी रहा हूँ और ईजी है भी, आप भी ईजिली ही कर लोगे इसको। स्टेप 2 में आप क्वेश्चन में ढूंढो माई, हिज, हर, योर, इनमें से कोई एक वर्ड गिवन होगा। कभी माई, कभी हिज, कभी हर, कभी योर। और आपको पता है कि माई किसके लिए यूज़ किया जा रहा है, जो पर्सन बोल रहा है। हिज किसके लिए, जो थर्ड पर्सन। हर किसके लिए, जो थर्ड पर्सन। योर किसके लिए, जो सेकंड पर्सन। और ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से ऑलरेडी मालूम है, इसमें कुछ खास बताने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप 2 तो करना क्या है। स्टेप 2 में अगर सपोज कर लो इस क्वेश्चन की बात करें, माई है, ये हमने माई चूज़ कर लिया। एक बार इस माई से पहले फॉरवर्ड चलना है, पीछे वाले जितने हैं माई के पहले जो लाइन है उसको सबको छोड़ देना है, उसके पीछे चलना है। देन क्लियर, यस क्लियर। और स्टेप 3 में क्या करना है। स्टेप 3 में फिर उसी माई हिज हर के पास पहुंचना है और इस बार उससे पीछे की तरफ चलना है। तो पहले फाइंड करना है हु इज़ द स्पीकर, देन आपको स्टेप 2 में माई वर्ड चूज़ करना है, क्योंकि जो स्पीकर है वो अपने लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेगा, माई का। आपको वहाँ से फॉरवर्ड चलना है एंड देन फिर वहाँ से कैसे चलना है, बैकवर्ड। और इन तीनों को मिला के आप मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स 15 to 30 सेकेंड्स में इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर दोगे। और मैं भी आपको करके दिखाता हूँ एक क्वेश्चन। डन, क्लियर। तो चलो सबसे पहले मैंने आपसे बोला क्या, चूज़ करो कि हु इज़ द स्पीकर, और हमने वो देखा इसमें कि अ मैन इज़ स्पीकिंग, हु इज़ द स्पीकर, अ मैन इज़ द स्पीकर, अ मैन, ये। तो हम यहाँ पर एक मैन का कन्फिग्रेशन ऐसा बना देते हैं। और आपको पता है अभी हमने पढ़ा है कि मैन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैन को स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमने स्क्वायर मेंशन कर दिया। ठीक है, चलो उसके बाद मैंने आपको स्टेप 2 में क्या बोला कि माई हिज हर जो भी वर्ड है वहाँ पहुँचो। तो हम पहुँच गए किसके पास, माई के पास। और देखना मैं जो प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ, अगर आप बिगिनर्स हो, नए हो, एकदम सेम प्रोसेस फॉलो करिए। अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हो, आप ऑलरेडी प्रीवियस कई सालों से, कई टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप अपना जो पैटर्न यूज़ करते हो इट्स ओके। लेकिन अगर ये इजी लगता हो तो कोशिश करिए रिप्लेस करने का, अपग्रेडेशन इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, माई के आगे लिखा है फादर्स, हमने माई पे किया था, माई के आगे मैंने बना दिया फादर्स। अच्छा, फादर्स के आगे क्या लिखा है, ओनली सन इन लॉ। अब इसके ओनली सन इन लॉ का मतलब, सन इन लॉ का मतलब क्या हो जाता है, दामाद। इसके सन इन लॉ का मतलब इसके बेटे, इट मीन्स इसकी एक सिस्टर होगी और उसकी किसी से शादी होगी। तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ। अच्छा, हमने शुरुआत किससे की थी, इस पर्टिकुलर पॉइंट से, माई, माई के बाद फादर, फादर का सन इन लॉ, इसका सन इन लॉ का मतलब इसकी डॉटर और उसके डॉटर का हस्बैंड, अपन यहाँ पहुँच चुके हैं, सन इन लॉ। अच्छा, सन इन लॉ, और सन इन लॉ के आगे फिर से क्या लिखा है, डॉटर, तो हमने उसके सन इन लॉ का भी क्या बना दिया, डॉटर। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। और ये हमने माई के आगे किया है, माई के पीछे अभी तक हम नहीं चले। बस ये ध्यान रखना कि हमने यहाँ से शुरुआत करी और इस पोजीशन पर पहुँच चुके हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आपको ध्यान रखना है कि अपन यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब अपन ये माई से बैकवर्ड चलेंगे ना, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर अब किससे कनेक्ट करूँ। इसी से कनेक्ट करना है, जहाँ आपने छोड़ रखा है उसके आगे बढ़ना है एवरी टाइम। ठीक है, तो इस माई से पहले क्या लिखा है, ठीक है, माई से पहले लिखा है डॉटर, इसका मतलब हमें इसकी भी क्या बना देनी है, डॉटर, एंड देयर शी इज़ द लास्ट पर्सन। नाउ द क्वेश्चन, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ कि हाउ द मैन इज़ रिलेटेड टू द वुमेन, तो बेसिकली मैं पूछ रहा हूँ कि जिस पर्सन ने बोलना शुरू किया था उसका इस लेडी से क्या रिलेशन है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो थर्ड जनरेशन में हो गया इसके मम्मी के पापा, ठीक है, या इसके मम्मी की मम्मी, ग्रैंड पेरेंट्स, मम्मी नहीं है सॉरी, हाँ मम्मी, ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि ग्रैंड मदर, और ग्रैंड मदर का भाई है तो क्या हो जाएगा, ग्रैंड फादर ही तो होगा ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्रैंड फादर इन टर्म ऑफ दिस पर्सन। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हाउ दिस लेडी इज रिलेटेड टू, तो आपका आंसर डिफरेंट हो जाएगा। तो मेक श्योर क्वेश्चन भी दो पैटर्न से पूछा जा सकता। पहला, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 पूछ लेता, हाउ द मैन इज रिलेटेड
टू द वुमेन। ये मैं लिख क्यों रहा हूँ, ताकि आपको समझा पाऊँ क्या जो बेसिक्स है। आपको ध्यान रखना है ये जो रिलेटेड वर्ड है ना, इसके पहले जो वो पर्सन है ना, उसका रिलेशन फाइंड करना है। इट मीन्स यू हैव टू फाइंड हाउ दिस मैन इज रिलेटेड टू द वुमेन। क्लियर? चलो, अगर नहीं हुआ मैं एक बार दोबारा इस पर्टिकुलर कन्फिग्रेशन को यहाँ से थोड़ा सा छोटा और अलग कर दे रहा हूँ, ताकि मैं दोबारा आपको समझा पाऊँ। दोबारा देखिए फटाफट। मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने चेक किया कि इसमें कौन बोल रहा है, मैन इंडिकेटिंग, तो मैंने मैन का कन्फिग्रेशन बना दिया। फिर मैंने देखा अच्छा इस माई वर्ड पे चलना है, माई पे चलिए। माई के आगे क्या है, फादर। बीच में क्या है, कुछ नहीं पढ़ना, फादर। इसके फादर को बना दिया। फादर क्या है, क्या ओनली सन इन लॉ। इसका सन इन लॉ का मतलब है इसकी डॉटर का हस्बैंड, सन इन लॉ बना दिया। और सन इन लॉ के आगे क्या है, फिर से डॉटर, हमने इसकी भी डॉटर बना दी। कंप्लीट। हमने ध्यान रखना यहाँ से शुरू किया था और यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अच्छा, माई से पहले भी कुछ है, हाँ है ना, क्या है, डॉटर है, तो इसकी भी डॉटर बना दिया। दैट्स इट। एंड नाउ यू हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन दीज टू। ये है आपका पॉइंटिंग फॉर्मेट, जो बैंकिंग में आज के नज़रिए से देखें तो थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट। डन, यही है आपका। इट्स ओके। तो आंसर है नहीं। इनफैक्ट इसमें आपके पास डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन होती है और इसको कनेक्ट करने की ज़रूरत होती है। और मैंने जैसा कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि आप सारे रिश्ते बनाने में बहुत स्ट्रांग हो। हाँ, कई बार उन रिश्तों को चलाने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, तो रिश्तों को चलाना भी ज़रूरी है। और अगर आप उसमें स्ट्रांग हैं तो ऑफ कोर्स आप बहुत अच्छे हैं। इस चैप्टर में बहुत शानदार तरीके से आप सॉल्यूशन करेंगे। और ये बात कहते हुए गला मेरा सूख सा गया है, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। एक बहुत ही शानदार शेर है कि उसकी नज़रों ने डाली थी नज़र मुझ पे प्यार का, कि उसकी नज़रों ने डाली थी नज़र मुझ पे प्यार का, लगता है वही लग गई मुझे और हालत हो गई है बुखार का। ये मैंने कहीं देखा था, कुछ होता है ऐसा। खैर चलिए आते हैं अपन स्टडी पे। मुझे पता है कि आप लोगों को नज़रें नहीं लगती है, आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं, बड़े ही होनहार लोग हैं। देखिए क्या लिखा है, देयर आर 8 मेंबर्स इन अ फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ 3 जनरेशन। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये हेल्प करेगा सॉल्यूशन करने में। कितने जनरेशन है, 3 जनरेशन है। एंड इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। इसका मतलब आउट ऑफ 8 4 मेल्स है एंड 4 फीमेल्स है। D does not belong to the youngest generation। पहली इन्फॉर्मेशन दे दी है, किसी आउट ऑफ 3 जनरेशन मेक श्योर कि इस वाले जनरेशन में D की पोजीशन पुट नहीं करेंगे। डन? यस। क्या लिखा है, F इज फादर इन लॉ ऑफ J इज डॉटर। बहुत सिंपल लाइन है, ध्यान से समझिए। कह रहा है कि F फादर इन लॉ है किसका, J की डॉटर का। तो एक काम करो, मैंने यहाँ पर पुट किया किसको, J को, और J की बना दी क्या, डॉटर। ठीक है। अच्छा, इसकी किसी से शादी हो गई और इसका जो फादर है वो कौन है, F। चेक कर लीजिए क्या जस्टिफाई कर रहा है उस लाइन को। कह रहा है कि F ससुर है, फादर इन लॉ ससुर है, ससुर है तो बोलते हैं हाँ, F ससुर है। ससुर हो गया, यस हो गया। किसका, J की बेटी का। तो F के बेटे से शादी हुई है किसकी, J की बेटी का। समझ आई बात, इतना सिंपल है। लैंग्वेज पे थोड़ा सा नज़र रखने की ज़रूरत होती है। ब्लड रिलेशन इज़ द ईजीएस्ट पार्ट। अब तो पता नहीं क्यों बच्चे हमेशा कमेंट कर रहे थे सर ब्लड रिलेशन थोड़ा मुश्किल लगता है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। चलो, J इज़ मैरिड टू द डॉटर ऑफ N। अच्छा, J इटसेल्फ इज़ मैरिड टू, पता इस लाइन में बहुत दिमाग लगाया है, समझो ध्यान से। क्या लिखा है, J इज़ मैरिड टू डॉटर ऑफ N। N के बेटी से J की शादी हुई है। इसका मतलब J खुद क्या हो जाएगा, मेल। और इसकी एक लड़की से शादी हुई है जो बेटी है किसकी, J इज़ मैरिड टू द डॉटर ऑफ N। N की डॉटर, N के डॉटर से J की शादी हुई। देख लो क्या शानदार तरीके, क्वेश्चन बनाने वाले बहुत शानदार काम करते हैं। अच्छा, मुझे याद आ रहा है कि
इनिशियल डेज जब मेरा था 2014 से 2016, मैं भी क्वेश्चन बनाने वाले पैटर्न पे ही काम करता था। मेरी शुरुआत कंटेंट राइटर से ही हुई थी और मेरा एक्सपीरियंस इतना शानदार रहा उस क्वेश्चन बनाने के तरीके से कि मतलब यूँ समझ लो कि आज अगर मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ और बच्चे थोड़ा बहुत पसंद कर रहे हैं तो उसका बेसिक फंडा उसको जाता है। लेकिन क्या होता था, हमें उस टाइम पे मेरे को मिलता था 36 रुपीज़ पर क्वेश्चन का, ऐसा फ्रेमिंग का बहुत काट ले रहे थे मेरे पैसे। और मैं अगर दिन में बहुत मशक्क़त करके 30-35 क्वेश्चन बना रहा हूँ तो उम्मीद लगा रहा था कि मैं 1000 रुपीज़ के आसपास रोज़ कमा लूँगा। और उनमें से पास होते थे कितने, 8 to 10 क्वेश्चन। आप कितना भी गूगल यूज़ ना करो, ये यूज़ ना करो, वो ना, तब भी वो कहते नहीं, ये इसमें कहीं ना कहीं पता नहीं क्या प्लेजराइजेशन आ गया है, कहीं ना कहीं से कॉपी लग रहा है। अरे फर्जी, कहाँ कॉपी कर रहा हूँ, मैं खुद से लिख रहा था स्टिल। बट सी आई हैव रिटन अराउंड 10,000 क्वेश्चंस। और वो जो क्वेश्चन लिखने का पैटर्न है ना, उसने मेरे को अपने रीजनिंग के सिलेबस में अपग्रेड करने में बहुत हेल्प किया, क्योंकि मैंने सोचना स्टार्ट किया। अगर आप क्वेश्चन फ्रेम करते हो ना, अच्छा इसीलिए मैं जिस इंस्टीट्यूट में वर्किंग हूँ अभी, मैंने वहाँ पर एक कंपटीशन कराया था, क्वेश्चन मेकिंग कंपटीशन, और बच्चों ने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाए, बड़े शानदार बनाए। एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आप भी कोशिश करिए क्वेश्चन फ्रेम करने का। खुद से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो बड़ी सारी चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाती है और ये आपको हेल्प करता है नियर फ्यूचर में। आइए देखते हैं। तो ये हो गया। अब क्या लिखा है, M इज़ मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ B। अच्छा, मैटरनल ग्रैंडफादर का क्या मतलब होता है? मैटरनल ग्रैंडफादर का मतलब B के मम्मी का पापा, B के मम्मी का पापा, ये तो मैटरनल ग्रैंडफादर को हिंदी में बोले नाना जी। मतलब M जो है वो नाना जी है किसका, B का, तो हमने M को नाना जी बना दिया, किसका, B का। हो इज सन इन लॉ ऑफ सी। अब ये जो B है भाई, ये सन इन लॉ है किसका, C का। मतलब इसकी जो शादी है B की, वो C के बेटी से हुई है। सन इन लॉ का मतलब दामाद, किसका दामाद, C का, तो बना दिया। अच्छा, अब इन दोनों को मर्ज करना है और मर्ज करके ऐसी कंडीशन बना देनी है कि नंबर ऑफ पर्सन 8 हो जाए, जनरेशन 3 हो ही चुका है, 4 मेल हो जाए, 4 फीमेल हो जाए। क्या लिखा है, ए इज़ द डॉटर ऑफ सी। अच्छा, ए के बारे में बताया गया कि ये डॉटर ऑफ सी, तो फिलहाल ए को पुट कर दे, हाँ कर देते हैं। अब करना क्या है, अब करना है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5, ये 11 पर्सन है। इस 11 पर्सन को इधर पुट करना है। एंड वाइल पुटिंग दिस वी हैव टू कीप इन माइंड द नंबर ऑफ पर्सन 8 हो, 4 मेल हो, 4 फीमेल हो, 3 जनरेशन हो, एंड मेक श्योर कि D थर्ड जनरेशन में ना हो, D ऊपर की जनरेशन में आना चाहिए। अब देखो, ये B और A मैरिड है, इसको कहाँ पुट कर, चल लेट मी सी, क्या हम A जो B है, B मेल है, क्या B को यहाँ पुट कर सकते हैं? फिलहाल तो लग रहा है यस, मेल पर्सन है, कट कर दिया। अच्छा, क्या A को यहाँ पुट कर सकते हैं? हाँ पुट कर सकते हैं। अच्छा, A डॉटर है किसकी, C की। अच्छा, A का फादर J हो गया, तो क्या उसकी शादी C से करा सकते हैं? हाँ हो गया। तो बड़ा सिंपल वे में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप भी जब सॉल्व करते हो तो ये पैटर्न दिमाग में रखा करिए, ठीक है। अच्छा, हमने इसमें ये पुट कर दिया, ये पुट कर दिया, ये पुट कर दिया। B की मदर है। अच्छा, B की मदर का मतलब है हमें F की शादी करानी पड़ेगी। B की मदर है और उसका फादर M है, इसका मतलब यहाँ पर किसको पुट करना पड़ेगा, M को। नाउ लेट्स चेक 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन हो गए। अच्छा, D बच रहा है, क्या D को इसमें पुट कर सकते हैं? हाँ कर देते हैं। क्या सारे कन्फिग्रेशन क्लियर हो गए? यस। अच्छा, हाउ मेनी मेल पर्सन आर देयर, 1 2 3। हाउ मेनी फीमेल, 1 2 3। इसका मतलब इस N और M में अगर M के बारे में क्लियर है, मेल है, तो N क्या हो जाएगी, फीमेल है। क्या ये डायरेक्ट बन गया? यस। बेटा पता है, मैं कई बार मुझे ऐसा लगता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप ज़्यादा अटेम्प्ट कर लेते हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर आप ज़्यादा सॉल्व कर लेते हो, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, जो कनेक्टिविटी जनरेट करने की होती है, ये डायरेक्टली आपको हिट करता है एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग, कि नहीं ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें डिपेंड किस पे होती है, आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटैम्प्ट किया। सो एवरी टाइम मैं ऑफलाइन में भी बात करता हूँ या ऑनलाइन में भी आपसे सजेस्ट कर रहा हूँ कि लाइक अगर आप ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हो या कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो जो थोड़ा मुश्किल लगता है, मतलब रौंद दो उस टॉपिक को, लग जाओ उसमें, 50 क्वेश्चन सॉल्व कर दो एक दिन में सेम चैप्टर का, है ना। और एकदम मतलब ऐसे घिस दो उसको कि उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट जनरेट हो सकते हैं, जितना नया पैटर्न निकल सकता है, जो फंडा आ सकता है, वो सब आप सॉल्व कर चुके हो। क्या पूछ लेगा, उसी में से कुछ पूछेगा ना, जो पूछेगा वो क्लियर कर देना, एकदम सिंपल।
सिंप्लीफाई वे में। सो ब्रेन को शार्प करने का एकमात्र तरीका है हार्डवर्क, और हार्डवर्क कैसा, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करके, राइट। अब क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, पूछा ये बी कैसे रिलेटेड है सी से। अच्छा सी की बेटी है और उसका ये हस्बैंड है, तो बी क्या हो जाएगा, सन इन लॉ। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चले, आई होप एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अब मैं आपको दूसरे क्वेश्चन पे लेके आता हूँ, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको इस क्वेश्चन को समझ के मिला होगा, पैटर्न आपने समझा होगा। आई ऑलवेज से कि जब आप मेरी वीडियो देख रहे हो, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि मैं जो पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ आप वही फॉलो करो, लेकिन आप जिस पैटर्न से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और मेरा जो पैटर्न है उसमें अगर मेरे वाले पैटर्न से थोड़ा सा भी फ़ायदा मिलता हो, थोड़ा सा भी इजी लगता हो, कम्युनिकेटिव लगता हो, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि चेंज इज़ रिक्वायर्ड, चेंज करिए। नहीं, अगर आप वाला आसान लग रहा है, हल्का लग रहा है, बहुत शानदार लग रहा है, फॉलो करते रहिए, नो इशू। अल्टीमेट हमारा एम क्या है, मेरा भी और आपका भी, कि क्वेश्चन एग्जामिनेशन के दौरान अच्छे से सॉल्व हो जाए, टाइम से सॉल्व हो जाए, एक्यूरेसी के साथ सॉल्व हो जाए। यही मैं भी चाहता हूँ, यही आप भी चाहते हो, और हम दोनों मिलकर काम भी उसी के लिए कर रहे हैं, करेक्ट है। चलिए, अब क्या लिखा है, 8 पर्सन्स आर देयर इन 3 जनरेशंस। हाउ मेनी जनरेशंस आर देयर, 3 जनरेशंस, 2 मैरिड कपल। यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन दे दी, 2 मैरिड कपल्स है, ठीक है। पहली इन्फॉर्मेशन क्या है, तो ध्यान रखिएगा, 3 जनरेशन 2 मैरिड कपल। P इज सन इन लॉ ऑफ H। अच्छा, सन इन लॉ का क्या मतलब होता है, दामाद होता है। H का सन इन लॉ का मतलब H की डॉटर बना दीजिए और उसकी शादी किससे करा दीजिए, P से। P इज सन इन लॉ ऑफ H। ओहो, ये हु किसको बता रहा है, H को। सी मेक श्योर जब कभी WH वर्ड किसी पर्टिकुलर वेरिएबल पर्सन के बाद यूज़ किया, वो उसी को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर अगर एंड बट यूज़ किया जाता तो किसको रिप्रेजेंट करता, P को। क्या लिखा है, हु हैज़ 3 चिल्ड्रन। अच्छा, एच के पास 3 चिल्ड्रन है, तो एक तो हमने ये पुट कर दिया, इसके पास ये 2 और 3 बच्चे हैं। चलो 1 2 3 4 5, मतलब हस्बैंड वाइफ में बहुत ज़्यादा ही प्यार था, इनके 3 बच्चे हैं। ऐसे एम इज़ द नेफ्यू ऑफ एल, एम नेफ्यू एल का। अच्छा, नेफ्यू का क्या मतलब होता है, नेफ्यू को अगर हिंदी में समझे तो आप उसको बोल सकते हो भतीजा, नेफ्यू को अगर हिंदी में समझे आप उसको बोल सकते हो भांजा। इसका मतलब जो एम है वो या तो किसके, एम इज़ द नेफ्यू ऑफ एल, या तो इस एल की सिस्टर का बेटा या एल के ब्रदर का बेटा है, लेकिन किसका हमें नहीं पता, बस इतना पता है नेफ्यू है, ठीक है। अच्छा, क्या लिखा, W इज़ द फादर ऑफ K हु इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ U। समझो, कह रहा है कि ये जो W है ना बेटा, ये फादर है किसका, K का। ओके, एंड K इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ U। K सिस्टर इन लॉ, इसका मतलब लेडी तो है ही, और सिस्टर इन लॉ किसकी, U की। अच्छा, सिस्टर इन लॉ कैसे कैसे बन सकती है, सिस्टर इन लॉ बन सकती है U की साली हो जाए, सिस्टर इन लॉ बन सकती है U की ननद हो जाए, सिस्टर इन लॉ बन सकती है U की भाभी हो जाए, कई सारे ऑप्शन है, अनटिल अनलेस U का डेफिनेट ना पता चले। इतना जरूर पता चल गया कि दोनों सेम जनरेशन में, फैमिली अलग अलग है, इन लॉज फैमिली से है। लेट्स सी हाउ टू कनेक्ट। चलो, आगे क्या लिखा है, U इज़ द ओनली डॉटर ऑफ H। बड़ा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है। U एकमात्र डॉटर है किसकी, H की। कनेक्टिविटी मिल गया। अच्छा, U अगर एकमात्र डॉटर है H की और जो K है वो सिस्टर इन लॉ है U की, इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि ये जो K है वो इस P की सिस्टर हो जाए और W की पोजीशन यहाँ पुट कर दे। क्या ये पॉसिबल है, एक बार ध्यान से देखो, क्या ये कनेक्ट हो गया कि K इज सिस्टर इन लॉ ऑफ U। क्या लिखा है, कहाँ है इन्फॉर्मेशन, K हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ U। K सिस्टर इन लॉ U की होगी क्या, U के हस्बैंड की सिस्टर। क्लियर, यस। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा है, U इज द ओनली डॉटर ऑफ H। H के बारे में, हु इज़ द फादर ऑफ N। अच्छा, H N का भी फादर है, तो एक तो U का पता चला और एक N का, और मेक श्योर कि U ओनली डॉटर है, तो N क्या होने वाला है, मेल होने वाला है। ये खुद ही सारी कनेक्टिविटी दे रहे हैं, धीरे 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 हमने इसको ऑलरेडी कनेक्ट कर लिया। अब आगे देखिए क्या लिखा है, L इज़ अनमैरिड। अब समझो, इसमें L की पोजीशन जहाँ भी रखोगे, यहाँ पर है, इसको अनमैरिड बनाना है। N एंड K डोंट हैव एनी चिल्ड्रन। अच्छा, कह रहा देखो, ये N और K के पास कोई बच्चे नहीं, मतलब बच्चे किसके पास है, ये P और U के पास। तो कैसे पुट किया जा सकता है, क्या इस L और ये जो पर्सन है, इसको अगर मैं L को यहाँ पुट कर दूँ और M को इसके नीचे पुट कर दूँ, क्या हो जाएगा,
हाँ लग तो रहा है। कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। लेकिन क्या इस कंडीशन में के सिस्टर इन लॉ हुई एल की? नहीं। लास्ट में एक फंडा अटक गया। वो क्या? वो ये इन्होंने बोल दिया है के इज सिस्टर इन लॉ ऑफ यू। हमने फिलहाल एज्यूम कर लिया था के को सिस्टर इन लॉ बना दिया था यू का, लेकिन कैसा? यू के हस्बैंड की सिस्टर बना के। क्या दूसरा ऑप्शन है सिस्टर इन लॉ बनाने का? हाँ एक ऑप्शन है। क्या? एन की अगर शादी करा दें। चेक करो, अगर इस पर्टिकुलर कन्फिग्रेशन को यहाँ से एलिमिनेट करके एन की शादी किससे करा दें? के से, और के का फादर किसको पुट कर दें? के का फादर ये डब्लू है, डब्लू को यहाँ पुट कर दें। क्या ये 1 2 3 4 5 6 क्लियर है? क्लियर है। अब आपसे इसकी पोजीशन पुट करनी। अब आप बोलोगे कि ये मैंने चेंज क्यों किया? ये बेटा मैंने इसलिए चेंज किया क्योंकि एल और एम को जब मैं यहाँ पुट कर रहा था तो मुझे क्लियर था कि एल अनमैरिड है, और अगर यहाँ पे पुट करता तो हमें 2 मैरिड कपल नहीं मिल रहे थे। तो 2 मैरिड कपल बनाने के लिए एक मैरिड कपल और दूसरा मैरिड कपल ये पुट किया हमने। क्लियर मेंशन है कि एन के पास भी और के पास भी एन एंड के डोंट हैव चिल्ड्रन, मतलब ये जो मैरिड कपल है इसके पास चिल्ड्रन नहीं है। तो चिल्ड्रन जो एम है वो किसको बनाना पड़ेगा? यहाँ पुट करना पड़ेगा। हमने एम की पोजीशन पुट कर दी, इट्स सेटल डाउन। अब क्या लिखा है? एल का वो नेफ्यू है, तो एल किसका भाई बंधु है? या तो यू है और एन का। तो हमें बस एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अपन एल की पोजीशन ऊपर जनरेशन नहीं कर रहा हूँ मैं, एल को यहाँ पुट कर दे रहा हूँ। ठीक है, एल की पोजीशन मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, और ये कॉन्फ़िगरेशन हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड इट्स डन। अब इस क्वेश्चन में मुझे क्या सीख मिली? पहला, ये मैं फर्स्ट टाइम क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ डायरेक्टली क्लास के टाइम ही। इससे मुझे एक कन्फिग्रेशन ये मिला कि जब मैंने इस लाइन को पुट करने की कोशिश की थी, इस लाइन में ये गिवन था कि के इज सिस्टर इन लॉ ऑफ यू। मुझे जैसे ही यहाँ पर यू की पोजीशन मिली ना, मैंने एक अजम्पशन बना लिया कि के सिस्टर इन लॉ है तो यू के हस्बैंड की सिस्टर हो जाएगी, तो सिस्टर इन लॉ हो जाएगी, बिल्कुल ननद। लेकिन ये भी तो पॉसिबल था कि यू के भाई से उसकी शादी हुई हो और के भाभी हो जाए, तब भी तो सिस्टर इन लॉ है। तो मैंने 2 अजम्पशन, पहले मैंने ये अजम्पशन बनाया जो करेक्ट नहीं हुआ, तो मैंने तुरंत क्या कर दिया? दूसरा अजम्पशन बना दिया, और उस बेसिस पे क्या हो गया? ये करेक्ट। डन। सो दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ पैसेज बेस्ड ब्लड रिलेशन। आपको इस पैटर्न के क्वेश्चन क्लर्क के एग्जामिनेशन में मिल जाएंगे, एंड आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द वीडियो एंड सॉल्व इट प्रॉपरली। अब हमारे पास ब्लड रिलेशन का एक पार्ट और बचता है, और वो पार्ट है कोडेड का। मैं नेक्स्ट क्लास में, इट मीन्स कल, आपको कोडेड का वो पार्ट बताने वाला हूँ। कोडेड में बेसिकली क्या होने वाला है? कोडेड में होने वाला है 2 पैटर्न। एक तो रिलेशंस गिवन होते हैं और कोड चेकआउट करना पड़ता है, और एक में कोड गिवन होता है, रिलेशन फाइंड करना पड़ता है। सो देयर आर 2 डिफरेंट पैटर्न्स। देखो, अगर बात करें कोडेड की, तो कोडेड में बेसिकली होता क्या है ये हमारा एक बार समझना जरूरी है। अच्छा, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि पैसेज में डायरेक्टली गिवन होता है, कोडेड में कोई रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है। अगर मैंने लिख दिया ऐसा A#B इक्वल टू A इज ब्रदर ऑफ B, A इज ब्रदर ऑफ B। अच्छा, इसमें किस पर्टिकुलर पर्सन का जेंडर क्लियर हो रहा है? तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें ये बोला गया है कि ये जो A है ना, ये भाई है किसका? B का। तो जेंडर सिर्फ और सिर्फ किसका क्लियर है? B का। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं ऐसा लिख दूँ A*B इक्वल टू B इज सिस्टर ऑफ B, सॉरी A, इसका मतलब हमसे ये कह रहा है कि ये जो B है ये सिस्टर है किसकी? A की। इसमें किसका जेंडर क्लियर हो गया? B का। तो बेसिकली ये 2 एग्जांपल्स हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो सेगमेंट गिवन है ना, इसमें ये जो साइन गिवन है ना, वो साइन से आगे जो डिटेल्स गिवन है वो किसके रिलेशन को बता रहा है। अच्छा, नॉर्मली केसेस में आपको सिर्फ एक का ही इन्फॉर्मेशन पता चलता है जिसके बारे में डिटेल्स दी गई है, जैसे यहाँ A और यहाँ पर किसका? B का। एक्सेप्ट अगर एक को हस्बैंड बता दिया जाता हो
तो दूसरे का जेंडर अपने आप ही क्लियर हो जाता है। वाइस वर्सा होगा, अगर एक को वाइफ बता दिया जाता हो तो दूसरे का जेंडर अपने आप। जैसे सपोज कर लो कि मैं यहाँ पे क्या लिख देता, मैं यहाँ पे लिख देता ए स्टार बी और मीन्स दे देता ए इज, क्या बता देता, ए इज वाइफ ऑफ बी। तो इसमें अगर मैं ए को वाइफ बनाऊंगा तो 100% बी अपने आप ही क्या बन जाएगा, हस्बैंड बन जाएगा। तो आपको ये चीज़ इसमें कोडेड ब्लड रिलेशन में एंटर करने से पहले दिमाग में एक कॉन्सेप्ट ध्यान रख लेना है कि जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में गिवन है उसमें किसकी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, साइन से पहले वाले की या साइन से बाद वाले की। अगर साइन से पहले वाले की दी जा रही है तो उसका क्लियर होगा जेंडर, बाद वाले का नहीं होगा। और साइन से बाद वाले की दी जा रही है तो साइन से पहले वाले का क्लियर नहीं होगा अनटिल अनलेस हस्बैंड एंड वाइफ की इन्फॉर्मेशन ना दी गई हो। और ये मैं पहले आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि आगे आने वाले क्वेश्चन में जब आप शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करोगे तो बहुत सारे जगह पर आपके बड़े सारे ऑप्शन इसी बेस पर एलिमिनेट हो जाएंगे कि इस पर्टिकुलर, जैसे ऐसा दे दिया जाता है कि ए इज़ मैटरनल अंकल ऑफ बी, तो आपको पता होना चाहिए कि ए मैटरनल अंकल है, अच्छा मामा का भाई है। अच्छा मैटरनल अंकल का मतलब ए का मेल होना जरूरी है, यस। इसका मतलब हमें देखना पड़ेगा कि ए के बाद कौन सा साइन रखें कि वो मेल हो जाए। और अगर ये दोनों सेगमेंट होता है तो ऑफकोर्स अपन कौन सा पुट करते हैं, हैशटैग। समझ आई बात? और इसका यूज हम करने वाले हैं बराबर, ठीक है। चलो अब दिखाता हूँ आपको मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे दो एक, और फिर एक दो अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आप यूज टू हो जाए दोनों ही कंडीशन से, ठीक है। तो चलो अब हम पहुंच चुके हैं किस पे, कोडेड वाले पार्ट पे। पैसेज आई होप आपको बड़ी अच्छे से समझ में आया होगा। और देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो पैसेज और कोडेड है उसमें बहुत खास डिफरेंस नहीं है। जो डेटा वहाँ पर डायरेक्टली गिवन है, ए इज़ द फादर ऑफ बी, बी इज़ द सन इन ऑफ डी, सी इज़ द मदर ऑफ ए एंड सो ऑन, सेम डेटा यहाँ पर भी गिवन है, लेकिन उसके जो रिप्रेजेंटेशन का वे है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बस ये, और कुछ खास नहीं पैसेज में। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का कुछ पैटर्न बताऊंगा। अच्छा मैंने आपको कल भी ये बताया था कि बेटा ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक, जैसे यहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने रिलेशन दे रखा है, उन्होंने क्या किया, ऑलरेडी रिलेशन दे रखा है और उस रिलेशन के बेस पर आपको इन कोड में से किसी एक को चेक करना है। और कई बार यहाँ पर कोड ऑलरेडी एक गिवन होगा और नीचे रिलेशन गिवन होंगे और तब आपको फाइंड करना पड़ेगा। अच्छा यूजुअली ऐसा लगता है कि इस वाले पैटर्न में चीज़ें थोड़ी मुश्किल होती है, बट चूँकि इस कोडेड पैटर्न को इजी बनाने की कोशिश अपन कर रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे उस पैटर्न में सॉल्व करें, फिर टाइम भी कम लगे और सॉल्यूशन भी जल्दी हो जाए। अच्छा क्या लिखा, पी इज़ मैटरनल अंकल ऑफ क्यू। इसका बेसिक मतलब ये है कि क्यू के मम्मी का भाई है कौन, पी। मैटरनल अंकल का ये मतलब होता है ना क्या, मामा। कंफर्म? चलो अब ये बताओ, अगर P मैटरनल अंकल है मतलब P का मामा की बात कर रहे हैं, इसका मतलब इस P का ये जो मेल है वो होना जरूरी है। कंफर्म इतना? तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि इस P के बाद कौन सा साइन पुट करें कि वो मेल हो जाए। चलो देखते हैं, यहाँ पे लिखा है A प्लस बी मीन्स A इज मदर ऑफ B। एक बात बताओ, अगर P के बाद प्लस साइन पुट कर दे तो वो तो फीमेल बन जाएगी, मदर हो जाएगी, मतलब P के बाद अपने को प्लस साइन नहीं चाहिए। ओके अब क्या लिखा है, A माइनस बी मीन्स A इज द ब्रदर ऑफ B। इसका मतलब अगर P के बाद माइनस पुट करें तो वो ब्रदर हो रहा है और हमें ब्रदर की ही तो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मम्मी का भाई। इसका मतलब हमें चेक करना पड़ेगा कि किस पर्टिकुलर कन्फिग्रेशन में P के बाद माइनस साइन गिवन है, और P के बाद माइनस साइन बेटा मुझे थर्ड वाले कन्फिग्रेशन में दिख रहा है। अगर मैं इसमें बात करूं, इसमें P के बाद कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इसका जेंडर क्लियर नहीं होगा। और ये रूल तब तक लगता रहेगा जब तक कि स्पाउस या हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ना गिवन हो, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें अगर ऐसा कि हस्बैंड का गिवन है तो वाइफ का क्लियर है, वाइफ का गिवन है तो हस्बैंड क्लियर है, ऐसी वाली कंडीशन होती है। बाकी सारे रिश्तों में दोनों का रिलेशन पता नहीं चलता है। P के बाद साइन होता तो P का पता चलता है, P के बाद नहीं है तो P का जेंडर नहीं पता चल रहा है एज पर द गिवन इन्फॉर्मेशन इन दिस पैसेज। अच्छा इसमें P के बाद प्लस है, वो तो लेडी बन जा रही है, इसमें P के बाद साइन ही नहीं है ये। अब आप ये बोलोगे क्वेश्चन थोड़ा इजी था। ऑफ कोर्स मैंने फर्स्ट क्वेश्चन इजी ही लिया है कोडेड का, ताकि मैं आपके दिमाग में वो डायग्राम वो पैटर्न फिट करा पाऊँ जो मैं लगाना चाहता हूँ। क्वेश्चन आगे आपको अच्छे भी मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैसा है और उसमें क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यार ध्यान से देखिएगा एक बार, क्या लिखा है इसमें, फिर से वही है क्या, यस। इसमें हमसे क्या पूछा है ये देखिए,
इसमें हमसे बोला गया है C इज द सन ऑफ M। C क्या है? सन है M का। अच्छा, C को M का सन बनाने के लिए M के जस्ट नीचे हमें ये वाली पोजीशन पुट करनी पड़ेगी। क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको ये पता चल गया कि C सन है M का, इसका मतलब या तो M मदर होगी, और अगर M मदर नहीं है तो M फादर है, दोनों में से कोई एक तो है ही। इसका मतलब हमें C और M के बीच में कनेक्टिविटी ढूंढने के लिए या तो M का मदर और फादर क्लियर हो जाए C से कनेक्टिविटी, तब भी क्लियर है, या C का डायरेक्टली सन। लेट्स चेक इट आउट। C को सन बनाना है तो C को बेटा बनाना पड़ेगा। A प्लस B मीन्स ब्रदर ऑफ B है, तो अगर C के बाद प्लस पुट करें तो C मेल हो रहा है, लग रहे हैं चांसेस। अच्छा चेक कर लो किसमें किसमें C के बाद प्लस है, इसमें है, इसमें है, इसमें। चलो एक तो एलिमिनेट हो गया, थर्ड तो आंसर नहीं है। दूसरा A माइनस बी मीन्स A इज़ द सिस्टर ऑफ B, उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। A इंटू बी मीन्स A इज़ द फादर ऑफ B, वो फादर हो जाएगा, रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब हमें C के बाद प्लस ही ढूंढना था, और प्लस हमें फिलहाल तीनों में दिख रहा है। अब ये ढूंढो, जी साहिल सर। सर मैं यही पेटल्स में अच्छा हाँ अच्छा कोई ठीक है ना, ठीक है ना, आराम से आइए जी, ठीक है ठीक। हाँ मैं भी आ जाता हूँ 10 मिनट में। ठीक है। हाँ, ये फ़ोन डिस्टर्बिंग एलिमेंट इज़ द बिगेस्ट डिस्टर्बिंग एलिमेंट। चलो, तो हमसे क्या पूछा गया है? सी इज़ द सन ऑफ एम, सी को सन बनाना है, एम का एक हमने एलिमिनेट कर दिया है। अच्छा, अब सी को सन बनाना है, इस कन्फिग्रेशन को एक बार चेक कर लो। मैं हालांकि अगर अपने डिटेल वे में फाइंड करूँ तो मैं डायरेक्टली बता दूँ कि ये आंसर गलत है, नहीं होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको डिटेल्स में चेक कराने का। अच्छा, माइनस का क्या मतलब बेटा? माइनस का मतलब है एम एज, ये जो एम है वो सिस्टर है किसकी? एन की। अच्छा, जैसे ही एम सिस्टर हो गई, इसका मतलब सी का कनेक्टिविटी अगर सन और डॉटर का बनेगा भी तो एन के साथ बनेगा, एम के साथ तो पॉसिबल ही नहीं है। डायरेक्टली अपन चाहे तो एलिमिनेट कर सकते, लेकिन कर लो। तो इसमें क्या लिखा है? एन इंटू सी। इंटू का मतलब क्या? फादर है, ये एन फादर है सी का। अब सी बेटा भी है तो किसका? एन का। एम का तो नहीं हो पा रहा है ना, इसका मतलब ये भी एलिमिनेट हो गया। अब बचा हमारे पास 4 और सेकेंड। अच्छा, सेकेंड चेक कर लो, सेकंड में क्या है? सेकंड में मेरे को लगता है कि जनरेशन आगे ही चला जाएगा। माइनस का मतलब क्या है? एफ माइनस मतलब सिस्टर। अच्छा चलो, ये एफ सिस्टर है किसकी? सी की। अच्छा, सी प्लस एन, सी प्लस का मतलब हो जाएगा प्लस किधर गिवन है? ब्रदर है, सी ब्रदर है किसका? एन का। और एन इंटू का मतलब क्या है? एन फादर है, इसका मतलब ये भी नीचे चला गया, तो करेक्ट आंसर अपने आप क्या हो जाएगा? अच्छा एक बात बताओ, इस पैटर्न को सॉल्व करने के बाद मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये बनता है कि क्या ये क्वेश्चन जो कोडेड पार्ट है प्री में पूछा गया है? तो आंसर है नहीं। कहाँ पूछा जाता है? ज़्यादातर मेंस के सेगमेंट में, लेकिन NIACL और LIC वाला जो AAO और AO का पेपर होता है उसमें कई बार ये क्वेश्चन प्री में भी पूछा गया है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसको पढ़ें। अब बात ये रही कि मैंने जो अलग अलग सॉल्व करके बताया है, क्या इस पैटर्न पे सॉल्व करने से हमारे पास जो टाइम फ्रेम होता है उसमें हम इसको सॉल्व कर पाएंगे? तो बेटा आंसर है बिग नो। इसका मतलब हमें बैंकिंग या बैंकिंग के पैटर्न पे होने वाले एग्जामिनेशन के लिए आपको थोड़े से शॉर्ट ट्रिक और थोड़े से नए पैटर्न की ज़रूरत पड़ेगी। समझ रहे हैं? बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्बेंस है आज तो। राइट, चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है और है क्या? यस, ये है क्वेश्चन का मेन पैटर्न जो हमसे पूछा जा सकता है, जिसको मैं आपको लेके आना चाह रहा था। क्या लिखा है? स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। इतने डिटेल्स को पढ़ना है। यहाँ पे एक बार ध्यान से देखिए। एट द रेट मीन्स गिवन इट टी इज मदर इन लॉ ऑफ एक्स। पहला ही क्वेश्चन में दे दिया दप्पा। दूसरा क्या लिखा है? परसेंटेज मीन्स टी चाइल्ड ऑफ एक्स। बेटा या बेटी नहीं बताया, चाइल्ड बता रहा है। स्टार मीन्स क्या है? टी इज पेरेंट ऑफ एक्स। ये मैंने IBPS PO मेंस के एग्जामिनेशन में से ये क्वेश्चन लिया है, ताकि मैं आपको जो टफेस्ट पार्ट होता है उसके बारे में भी डिटेल इन्फॉर्मेशन बता पाऊँ। चलिए क्वेश्चन क्या पूछा? हाउ आर हस्बैंड इज रिलेटेड टू एच।
वो बेस्ड किस पर है, इस पर्टिकुलर कन्फिग्रेशन पे है, लेकिन उससे पहले हमें उसका स्ट्रक्चर फ्रेम करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं। अच्छा, हैशटैग का मतलब क्या गिवन है, ये टी इज सिबलिंग ऑफ एक्स। तो हमसे ये बताया गया कि देखो बी और आर सिबलिंग है और एक इन्फॉर्मेशन गिवन है आर इज हस्बैंड, आर्स हस्बैंड, इसका मतलब आर फीमेल है। एक डिटेल वहाँ से एक यहाँ से ले लिया। अच्छा, आर एक्सक्लेमेटरी पी, एक्सक्लेमेटरी अगर साइन देखे तो ये रहा डॉटर है, टी इज डॉटर इन लॉ ऑफ एक्स। ओके, टी जो पहले है वो डॉटर इन लॉ है, इसका मतलब ये जो आर है ये डॉटर इन लॉ है पी की, आर डॉटर इन लॉ है पी की, इसका मतलब आर की जिससे शादी हुई है वो पी का बेटा है, आर डॉटर इन लॉ है पी की। ऑलराइट, हमसे क्या पूछा है, एच तक चलना पड़ेगा। पी स्टार एस, स्टार का मतलब देख लीजिए टी इज पेरेंट ऑफ एक्स, पी इज पेरेंट ऑफ एस। ये जो पी है वो एस का पेरेंट है। क्या एस की पोजीशन इसमें पुट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं फिलहाल तो। अच्छा, क्या लिखा, एस एंड एच, एंड ये रहा टी इज मैरिड टू एक्स, एस जो है वो मैरिड है एच से। अच्छा, अब अगर एस को इसमें पुट करते हैं तो इसकी शादी एच से तो नहीं करा पाएंगे, अपन एस की शादी आर से करा रहे तो गलत हो जाएगा, मतलब एस को यहाँ से हटा देते हैं, एस को यहाँ पुट करते हैं और इसकी शादी किससे पुट करा दी है, एच से। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, देन हाउ आर्स हस्बैंड इज रिलेटेड टू, ये जो आर का हस्बैंड है वो एच से कैसे रिलेटेड है। अब खुद ही देख लो, अगर ये आर का हस्बैंड है, उसकी एस सिस्टर है तो उसका हस्बैंड, तब भी आर उसको ब्रदर इन लॉ ही लगेगा। अगर ये आर का भाई है और उसकी वाइफ है तब भी आर उसको ब्रदर इन लॉ लगेगा। सो करेक्ट आंसर विल बी ब्रदर इन लॉ। अब देखो इस पैसेज बेस्ड क्वेश्चन में हालांकि मैंने 3 ही क्वेश्चन कराए हैं, एक मैंने थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन लिया है, 2 आपका बेसिक क्वेश्चन लिया है। आप उसमें बेटा एक चीज़ ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये कि जब कभी इस सेगमेंट को सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर t@x पढ़ा और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है टी इज मदर इन लॉ ऑफ एक्स, इसका मतलब इस साइन के पहले वाले पर्सन की इन्फॉर्मेशन दी गई है, बाद वाले पर्सन की इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो साइन के बाद पर्सन है ना उसकी इन्फॉर्मेशन दे दे, उसका जेंडर क्लियर हो जाए। बच्चे कई बार इस कन्फ्यूजन में फंस के और गलतियाँ करते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू कि जब इसका सॉल्यूशन करने जाओ तो पहले एक बार श्योरिटी ले लो कि जो जेंडर की बात की गई है, जो रिलेशन की बात की गई है, वो साइन के बाद वाले पर्सन की बात कर रहा है या साइन के पहले वाले पर्सन की बात कर रहा है। ठीक है, द रेस्ट इज कि अगर आप पैसेज वाला जो अभी अभी हमने सॉल्व किया है, हमने जो ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ये अगर आप बच्चे इसमें अच्छे हो तो आपका जो कोडेड ब्लड रिलेशन का पार्ट है वो बहुत सिंपल होता है। ऑल्दो आज के टाइम में थोड़ा मुश्किल बनाया जाता है, लेकिन अभी हम प्री की बात कर रहे हैं और अगर प्री सेगमेंट में ये हमसे पूछा जाएगा तो ये बहुत मुश्किल नहीं आएगा, आप बहुत इजीली इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, डन। तो चलिए आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी, जय हिंद।